बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूँ सुबिया ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते सितारे ऑन A1 टेलीविज़न। जैसे कि नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की थीम डिफरेंट है। हम हर मुख्तलिफ़ शोबे की ज़िंदगी के लोगों को अपने प्रोग्राम में मुतारिफ़ कराते हैं और आपसे मिलवाते हैं और हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोग क्या कर रहे हैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो आर्ट कल्चर और म्यूज़िक के हवाले से है और ही इज़ द फाउंडर ऑफ आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन, जो कि रिलेटेड टू म्यूज़िक है या किसी भी आर्ट के हवाले से वो जो है वो एजुकेशन यानी जो है वो तालीम वगैरह देते हैं या प्रमोट करते हैं नए टैलेंट को। जी मैं बात कर रही हूँ जीजा फजली की। अस्सलाम वालेकुम जीजा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। एक्चुअली मैं यही चाह रही थी कि लोगों को थोड़ा पता चले कि आर्ट और कल्चर के हवाले से, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो थोड़ी हमारे कल्चर से थोड़ी दूर दिखाई देती है, हमें कि वो फील होता है कि जा रही है। तो आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि फेस, व्हाट इज़ दिस फेस एक्चुअली। ओके सो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज़ और हमारी जो रूट्स हैं उससे थोड़ा सा वो हट रहे हैं। वो ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक और वेस्टर्नाइजेशन और उस तरफ ज़्यादा रुझान उनका उस तरफ है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है फेस, फाउंडेशन फॉर आर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशन, जो कि 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन मैंने रखा था। The organization basically works on promoting our cultural heritage। हमारे तमाम आर्टिस्ट जो इस मुल्क में प्राइमरीली म्यूजिशंस, क्योंकि म्यूज़िक कहते हैं कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और सेकेंडरीली ऑन द विजुअल आर्ट्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स एज वेल। उन इन सब आर्टिस्ट के थ्रू हम एक ऐसा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे ये है कि एक तो हमारे इस खत्ते, इस मुल्क का नाम रोशन हो और इसका जो कल्चर है वो मुतारिफ हो बाकी दूसरे ममालिक में। एंड सेकेंडली ये है कि हमारे अपना जो कल्चर है वो जो कि डाइंग भी है एक हद से, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चेंज होती रहती है। तो हमारे ऐसे साज हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हो गए हैं, ऐसे म्यूजिशियंस हैं, ऐसे जॉनर्स हैं जो कि फोक हैं, जो कि साउंड ऑफ द सॉइल हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं इस मुल्क से, क्योंकि नई जनरेशन जो है वो किसी और तरफ मुतवज्जो है। तो हम उसको प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं एट फेस, और कई दफ़ा हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं जो हमारे फोक म्यूजिशियंस हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको सोशल मीडिया के ऊपर लेके आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स देते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो ज़िंदा रहे और जो नई जनरेशन है वो उससे मुस्तफ़ीद हो जैसे कि कहा जाता है। तो जो नई जनरेशन है, तो क्या ये लोग इस तरफ आ रहे हैं अब फेस्टिवल्स की तरफ पे, या ये जो है जो भी आप लोग कल्चरल कर रहे हैं, आर्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, म्यूज़िक के हवाले से? म्यूज़िक में तो लोगों का इंटरेस्ट है, स्पेशली हमारी यूथ जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखती है। तो आप क्या समझते हैं जो आप प्रमोट कर रहे हैं एज अ म्यूज़िशियन या एज अ फाउंडर, आप कह सकते हैं कि तो क्या चीज़ें आप बेसिकली चाह रहे हैं जो अपनी हमारी यूथ में होनी चाहिए? व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज़? देखें, क्वालिटी इसके लिए तो कोई नहीं चाहिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो एक आप पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो म्यूज़िक सुन के तो कई दफ़ा यू कैन सी कि वो उससे एंटरटेन हो रहा है। तो उसके लिए आई थिंक सिर्फ ह्यूमन नेचर चाहिए। दी ओनली क्वालिटी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड म्यूज़िक इज़ ह्यूमन नेचर। बट देन हाँ, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको मुतारफ़ कराने के लिए या उसको अलाइव रखने के लिए कुछ एंडेवर्स और कोशिशें हम कर रहे हैं। जिस तरह से एक मेरा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली चल रहा है, इसका नाम है हेरिटेज लाइव, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिजिनस म्यूजिशियंस हैं जो कि गाँव में और मुख्तलिफ देहाती इलाकों में रहते हैं और जो कि असल आवाज़ हैं हमारे मुल्क की, हमारी मिट्टी की, और वो ऐसे ऐसे साज और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जो कि कुछ ऐसे हैं जो 2-2 हज़ार साल पुराने इस एरिया में वो इंस्ट्रूमेंट्स इस एरिया में थे, लेकिन अब आखिरी उनका बजाने वाला रह गया हुआ है और उनके सुनने वाले भी बहुत कम लोग रह गए हुए हैं, क्योंकि वो एक गांव में किसी दरख्त के नीचे चारपाई पे बैठ के होके के साथ एक कोई साज बजाते हैं और वो उनकी एक महफिल लगती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो जो यूथ है उस तक वो नहीं पहुंचती आवाज़। तो होगा क्या कि
कुछ अरसे बाद वही जो साज है वो टेक्स्ट बुक्स में रह जाएगा या म्यूजियम्स में लग जाएगा कि जी अच्छा एक ज़माने में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था और पाकिस्तान में यहाँ पर इस इलाके में बजता था, तो ये देखें बच्चों, आए हम आपको आके दिखाते हैं कि ये हमारा साज था। सही। इससे पहले कि ये सिचुएशन आए, अभी हमने ये एक एक्टिविटी शुरू की है, इसका नाम हेरिटेज लाइव है, जो कि एक रेजिडेंसी है, आर्ट रेजिडेंसी है, जिसमें हमने उन तमाम म्यूजिशियंस को जो कि ये साज बजाते हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और इस साल भी कर रहे हैं। पहले हमने 2020 में किया था, अब 2022 में कर रहे हैं और उनको हम उनकी सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये साज बनता कैसे है, बजता कैसे है, और उसको फिर हम सोशल मीडिया में पूरी इसकी मार्केटिंग करते हैं। फिर उनको हम एक मोबाइल फ़ोन देते हैं और उनको बताते हैं कि जी आप अपने आप को फेसबुक में ऐसे प्रमोट करें, अपने आप को यूट्यूब पे ऐसे करें, अब अपने आप को इंस्टाग्राम पे ऐसे करें, और वो सारी ट्रेनिंग्स उनकी फिर होती हैं। तो एक तो उनकी प्रोडक्शन होती है, दूसरी उनकी ट्रेनिंग होती है, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया उसको सुने, और जब पूरी दुनिया तक वो आवाज़ पहुंचती है तो फिर कोई एक फ़ोन करता है आप मेरे जैसा कि जी आज हमारे घर में डिनर है तो आप आ जाएं, या फिर आज एक हमने एक स्पेशल महफिल रखी है तो आपको हम बुक करना चाह रहे हैं। तो उससे ये है कि उसकी लाइवलीहुड और उसके घर में खर्चा पानी आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही उसके घर में खर्चा पानी आएगा तो वो कहेगा कि जी ये साज मैंने अपने बच्चे को भी सिखाना है, और फिर वो ट्रांसफ़र करता है नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। सही। और फिर वो दैट्स हाउ द हेरिटेज ट्रेवल्स ऑन। हाँ, ठीक है। तो हम उसकी एम्पावरमेंट के लिए तो ये कितने साज हैं? साज के भी बहुत सारे किस्में हैं, नाम हैं, तो कितने अभी तक आप मुतारफ़ हो चुके हैं या करवा चुके हैं? किन से? हमने एक रिसर्च की थी और उसके मुताबिक हमने ये देखा था कि 24 साज ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त एंडेंजर्ड हैं, और या कुछ लोग नहीं जानते उनको, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म होने के मतलब रिस्क पे है। फॉर एग्जांपल बोरिंदो एक सिंध में एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बिल्कुल एक छोटा सा मिट्टी से बनता है। अच्छा। बल्कि मेरे पास था, अभी कहीं पड़ा हुआ है, आई डोंट नो। अच्छा। बट एक वो एक घुमा के तो नहीं बजाते नहीं, वो फूंक मार के ना उसमें सुराख होते हैं और एक मिट्टी का एक छोटा सा एक पॉट सा होता है, वो बड़ा सस्ता बन जाता है, मिट्टी से बनता है, जो कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं वहाँ पे। तो वो एक हमारा एक सिंध का इंस्ट्रूमेंट है। फिर बलोची बैंजो है, फिर सरोज है, सरंगी है, बेशुमार है इस तरह के, इश्पोइन है, मतलब जो कि ऐसे हैं जिनका शायद आपने शायद नाम ना सुना। बोरिंदो का आपने नाम सुना है क्या? नहीं। सो ये इशू है। हमने तो चंद ऐसे म्यूजिक हमने रबाब का सुना है, रबाब, तबला, सितार, वायलिन, ऑफ कोर्स, सब चीजें सुनी। बट जो इस एरिया का एक रबाब है, एक ठुमरी क्या होती है? ये ठुमरी एक क्या टर्म होती है? ये तो एक जानरे है, एक बजाने का स्टाइल है, खासकर तबला में, या एक बीट का एक वो स्टाइल है। स्पेशली ये किन जगहों पे मतलब ये होती है ठुमरी वगैरह का? मैंने मतलब पहले सुनते थे ना ठुमरी, ये वो मतलब कभी लिखा हुआ मैं पढ़ लेती हूँ, मैं सोचती थी ठुमरी क्या होती है। नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक बजाने का तरीका है, और उस जिस तरह बेशुमार बजाने के तरीके हैं, फोक कोई है, कोई क्लासिकल है, सो ठुमरी इज जस्ट वन जॉनरे और एक बजाने के एक खास तरीका है। इसको ये टेक्निकल लैंग्वेज में चला जाएगा, वो म्यूजिक की लैंग्वेज में चला जाएगा, बट नो, इट्स नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। ठुमरी इज अ स्टाइल ऑफ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। फोक म्यूजिशियंस को सिलेक्ट करना है, जिसमें से आधी ख्वातीन होंगी और आधे जो हैं वो मर्द हज़रात होंगे। सो वी वांट टू इंश्योर कि ख्वातीन भी इस इंडस्ट्री में आएँ और वो अपना जो है हुनर वो पेश करें, और जिनको चांस ज़्यादा नहीं मिलता ड्यू टू कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ या किसी गांव में हैं तो उनको कोई चांस नहीं मिल रहा, लोग नहीं आगे आने दे रहे, तो हम उनको फ्रंट एंड पे लेके आ रहे हैं। और फिर हमने यूरोपियन यूनियन के साथ बात ये की कि वो 8 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ से बाहर से आर्टिस्ट पाकिस्तान आएंगे इसी मई की रेजिडेंसी में। अच्छा, तो 8 यूरोपियन आर्टिस्ट होंगे, 14 हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट होंगे। दे विल को क्रिएट म्यूजिक, इकट्ठे बैठेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ म्यूजिक बनाएंगे, वो बैठ के म्यूजिक बनाएंगे, उनकी हमने वीडियोस बनानी है और फिर पूरे सोशल मीडिया में इसको लॉन्च करना है। सही। सो ओनली सोशल मीडिया? वेल, ट्रेडिशनल में आप पार्टनर कर रहे हैं आजकल वैसे भी दौर सोशल मीडिया का ही है, बट ट्रेडिशनल में वी आर टॉकिंग टू सर्टेन चैनल्स एंड होपफुली वेरी मच होपफुल कि कोई चैनल हमारे साथ पार्टनर कर लेगा। सही। क्योंकि ये एक ऐसी एंडेवर है, एज आई सेड बिफोर, कि ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है कि हम
किसी चैनल को इतने ज़्यादा पैसे दें कि जी इसको हाँ ये जी, करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मकसद से, एक मिशन एंड विजन इट्स से अ काम कर जॉइंट रहे हैं। वेंचर, सारे So it लोगों has to की be in a कोलैबोरेशन से हो partnership रहा है, and सब कुछ हो रहा collaboration से, बिल्कुल। है। अच्छा जीजा, मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा साज है, क्या ऐसा म्यूज़िक है जो आप पसंद भी करते हैं और अच्छा प्ले भी कर लेते हैं? अच्छा, पसंद तो मुझे बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ म्यूज़िक है तो अच्छी लगती है। लेकिन प्ले मैं सिर्फ गिटार कर सकता हूँ ऐसे। अच्छा। आई बीन प्लेइंग गिटार्स फॉर द लास्ट probably 30 years। 30 years? हाँ, लेकिन बहुत ऑन एंड ऑफ, ये नहीं कि एज ए प्रोफेशनल गिटारिस्ट। आई मीन जस्ट फॉर फन आई प्ले एंड सो तो गिटार इज समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू। अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट आर 3 क्वालिटीज़ फॉर द गिटारिस्ट? आई मीन लाइक क्या गिटारिस्ट के लिए होनी चाहिए क्वालिटीज़? तीन ऐसी, 30 साल आपको हो गए हैं और मैंने 3 क्वालिटीज़ पूछी हैं, ज़्यादा नहीं पूछी। आई मीन जो अच्छा, इसका आप समझते हैं कि वो अगर बजाएगा मतलब तो लोग किस चीज़ से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? अच्छा, इसका एक फ़नी सा जवाब मुझे आ रहा है। एक तो पतला होना चाहिए और शक्ल अच्छी होनी चाहिए। उंगलियां तेज चलनी चाहिए। वो खैर नो, 3 क्वालिटीज़ ऑफ कोर्स। इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ की अगर आप बात करें तो स्किल तो सीखनी पड़ती है। स्किल के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और स्किल कभी भी कंपैरिजन में नहीं आती। हर एक अपनी स्किल इंडिविजुअलिटी से आती है वो। सो एक सबसे पहली क्वालिटी जो है किसी में ज़रूरत है वो इंडिविजुअलिटी की है। सही। मतलब ये कि आपको मुनफरिद कैसे आप अपने आप को देखते हैं। हाँ, सही बात। तो और सबसे कैसे पहले लोगों में आप अपने आप को मनवा सकते हैं। सो सबसे पहली तो क्वालिटी ये है फॉर एनी आर्टिस्ट, नॉट ओनली एज ए गिटारिस्ट या कोई म्यूजिशियन, पर एनी आर्टिस्ट। सबसे पहले वो अपने आप को अलग नज़र से और अलग नज़रिए से देखना। हाँ। और फिर दुनिया को भी उसी आंख से देखना जिस आंख से आप अपने आप को देखते हैं। तो वो एक क्वालिटी एक ऐसी है जो आपको अलग करती है बाकी आर्टिस्ट से। फिर उसके बाद आपका क्राफ्ट आता है कि आप कितनी खूबसूरती से उस इनफरादियत को बरकरार रखते हैं, बरकरार और फिर पेश करते हैं, पहुंचाते भी हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये 2 है। और तीसरा ये है कि हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। सो यू आर माशाल्लाह स्मार्ट। अच्छा, रियली? ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये शौक क्या बचपन से था या इसके अलावा भी आप कुछ काम वगैरह करते हैं? मतलब ये आपका पार्ट टाइम एक शौक है? यस, इट्स, यू कैन से कि ये पैशन है। शौक भी नहीं है। शौक और पैशन में थोड़ा सा फ़र्क मेरे हिसाब से है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल बस करने का दिल चाहता है। मतलब एक अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर से माया को जगाएं। और उसमें ये नहीं फिर देखते कि इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। ये नहीं देखते। बट शौक में शायद थोड़ा सा फ़ायदा नुकसान आ जाए कि जी हाँ, आई वांट टू डू दिस, लेकिन पता नहीं ये करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, करेंगे तो नुकसान होगा। बट पैशन नॉट फॉर बेनिफिट्स बट फॉर द सेक ऑफ योर हार्ट एंड योर विल कि आप करना चाहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा तो मैं शौक का पूछूं तो व्हाट डू यू डू आई मीन इन योर लेयर टाइम? क्या करते हैं आप फारिग औकात में? फारिग में कई दफ़ा म्यूज़िक, हाँ, एक तो ये है कि बड़ा मुश्किल है वो उस स्टेट तक पहुंचना। आजकल के दौर में वाकई फारिग नहीं रहा जा सकता। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। राइट। एंड देन कई दफ़ा मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ विद सम फ्रेंड्स, वेरी इनफॉर्मली। और कई दफ़ा सोशलाइज कर लेता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मज़ा आता है। सो आई थिंक बीइंग सोशल इज़ समथिंग। हालांकि मैं पैदाइशी ज़रा इंट्रोवर्ट था। मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता था और शाय था। अच्छा। पर बीच में अब मैं वो जो पुराना एक माय 30 years ऑफ माय अर्ली लाइफ को अब मैं पे बैक कर रहा हूँ बाय बीइंग अ बिट सोशल एंड यू नो टॉकिंग टू पीपल। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? आई मीन लाइक व्हाट यू डूइंग? आई मीन लाइक फॉर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा वैसे तो एक फार्मास्यूटिकल का भी बिजनेस है ऑन द साइड, जो कि एक्चुअली मेरे बिल्स पे करता है वो सारा कुछ। अच्छा। लेकिन अब मैं ज़्यादा टाइम फेस को देता हूँ। और फेस पे जो मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो हेरिटेज लाइव 2022 सीजन 2 है उसका, जो कि मई में हो रहा है। इसका मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो आर्टिस्ट बाहर से भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के भी हैं और उनके कोलैबोरेशन से आप एक म्यूजिक को तश्कील देंगे। बिल्कुल। तो इस साल का ये मिशन है कि हम तकरीबन 14 इंडिजिनस म्यूजिशियंस, जिसमें से 7 ख़वातीन और 7 मर्द, उनको एम्पावर करें, उनको इनेबल करें और उनको इस दुनिया
को दिखाएं कि जी ये भी हमारा कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी सोच ही रही थी और मैं इधर आपकी जगह पे भी आई हुई थी, आपके प्लेटफॉर्म पे, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, उसमें से एक प्लेटफॉर्म पे हम इनके मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक मौजूद हैं जो कि साज़ कहलाए जाते हैं। और मैं अब देखना चाहूँगी और नाज़रीन को भी दिखाना चाहूँगी और फिर पूछते हैं जीजा से कि वो क्या बेहतर जो है इनमें से बजा सकते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। तो चलते हैं हम जीजा के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। नाज़रीन, हम आपको लेके चल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट किस्म के जो इस वक्त इनके पास हैं, वो हम आपसे मुतारिफ़ करवाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, जैसे अभी हम आगे चल रहे हैं। आ जाए, ये एक ड्रम किट वैसे ही पड़ी हुई है, इट्स नॉट सेटअप राइट नाउ, बट ये हमारा एक ऐसे जैम रूम काइंड ऑफ स्पेस है। मेरे पास सारा प्लग एंड प्ले सिस्टम हर वक्त लगा होता है, गिटार्स, एम्पलीफायर्स। तो आप बताएंगे हमें कौन कौन से क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक गिटार है एंड आई प्ले दिस गिटार, दिस इज अ फेंडर स्ट्रेटोकैस्टर डिलक्स। और इसके अलावा एक दो और भी गिटार्स मेरे पास पड़े हुए हैं, बट दिस इज़ माय फेवरेट बिकॉज एक तो इसकी प्लेबिलिटी स्मूथ है और दूसरा ये बस एक सिंपल। तो अभी हमें बजा कर दिखा रहे हैं आप? हाँ, मैं देखता हूँ अभी क्या आवाज़ की निकलती है। अभी थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। हम सुनते हैं और इन द मीन टाइम थोड़ा सा हम महसूस होते हैं। हाँ, इन द मीन टाइम आपको जी क्या बजा रहे हैं? So, but as he's just like messing around, it was nothing, no कोई इस तरह की piece नहीं था, but it was just like an expression. And I like playing expressions, for example. So, I mean, like, what is this expression? okay. How we can explain it? Like, It's टेक्निकल लैंग्वेज पे अगर नहीं जाते तो आई वुड से कि एक छोटा सा आइडिया है, जिस तरह के एक सेंटेंस में अभी बोल रहा हूँ और किस तरीके से बोल रहा हूँ, उसमें कितने इमोशंस और उसमें कितनी फील शामिल है। तो वो एक चीज़ है कि एक छोटी सी बात है, फॉर एग्जांपल आई मीन इसमें ये कि कितनी डिटेल्स हैं, क्या एक्सप्रेशन है, कितना वाइब्रेटो है, कितनी फील है, वो एक अदायगी है एक छोटी सी बात की। तो वो उसको मैं एक्सप्रेशन कहता हूँ। So you playing with all your heart, हाँ? Yeah. कि involvement है, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे हर तरह से, तो Also my heart, yeah. इवन मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से गा भी नहीं सकेंगे और बेहतर तरीके से कोई भी काम या बजाने का या कुछ भी है वो नहीं कर सकते आप। जीजा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप फेस्टिवल की बात कर रहे थे, तो फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी आप फेस्टिवल कह रहे थे करना चाह रहे हैं या होने लगा है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा डिटेल। हाँ, फेस म्यूज़िक मेला फेस्टिवल जो हम पिछले 8-9 साल बल्कि 2014 से करते आ रहे हैं, बीच में कोविड की वजह से 2 साल नहीं किया, बट दिस ईयर अगेन हम सोच रहे हैं कि जून 3rd and 4th को फेस्टिवल रखें इस्लामाबाद में, एंड जिसमें कोई तकरीबन 20 to 30,000 पीपल शो अप। सो इट्स अ ह्यूज एंड जून में तो बहुत गर्मी नहीं, गर्मी होगी, यस, बट चले उसके लिए हमने स्प्रिंकल्स लगाने होंगे ना, वो एक टनल होगी, ऊपर स्प्रिंकल्स होंगे, तो गर्मी में भी घर बैठ के क्या करना है, एसी का बिल आएगा तो एंजॉय द म्यूजिक जब एंजॉय कर रहे हैं तो क्या गर्मी क्या सर्दी है ना। सो वी आर प्लानिंग इट इन जून, सो लॉक द डेट्स 3rd and 4th of June इंशाल्लाह। एंड इस दफ़ा यूनिक ऐसे होगा कि इसमें 9 इंटरनेशनल आर्टिस्ट होंगे और 14 इंडिजिनस आर्टिस्ट होंगे और तकरीबन 6 मेन स्ट्रीम हमारे आर्टिस्ट होंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डाइवर्स फेस्टिवल। आई थिंक कि पिछले हमारे आर्ट फेस्टिवल्स में से ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड एंड डाइवर्स फेस्टिवल होगा। तो ज़रूर जी, आप रब्ता कर लीजिएगा जीजा के साथ, जो लोग भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो चाहेंगे कि आपके साथ कोलैबोरेट करें। और सारा शेरी ऑल्सो, शेरी आवर फ्रेंड इज हियर, हमारे साथ परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहरियार मिर्ज़ा, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहरियार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शहरियार और जीजा का जो है ना आपस में म्यूज़िक के साथ जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स को समझना और उसको
प्रमोट करने का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है काफ़ी अरसे से। यहाँ पर हम थैंक यू बोलेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं जीजा कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू सो मच। और जो है हम शहरियार के साथ अभी अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ सुबिया खान और हमारे नए गेस्ट जो हैं शहरियार मिर्ज़ा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जैसे कि हम बता रहे थे, जीजा थे हमारे साथ पहले, और एज अ म्यूज़िशियन, एज अ आर्ट एंड कल्चरल प्रोमोटर वो हमें चीज़ें कुछ बता रहे थे। उनके साथ ही शायरी भी हमें मिल गए और हमने सोचा शायरी से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें और इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इनसे इनके बारे में मालूम करें, क्योंकि म्यूज़िक से अगर कहा जाए तो 2005 से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। एक्चुअली ये लिखते भी हैं अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में म्यूज़िक को, मतलब अपने जो गाने हैं उसके अलावा जो है इन्होंने काफ़ी पजीराई हासिल की FM में और डिफरेंट TV शोज़ पे भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। और उसके बाद 2012 में इन्होंने एक गाना गाया जिसको काफ़ी पजीराई मिली, और लेकिन 2015 में इनको बेस्ट सिंगिंग अवार्ड मिला था, और जो कि लक्स टायर अवार्ड था। तो हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला अपना शहरियार से जारी करते हैं और इनसे मालूम करेंगे, उनके हवाले से और सिंगिंग के हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे अपनी। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले भी आपको सलाम कर चुकी थी, मैंने कहा लेकिन अब आपका एक सेगमेंट शुरू हो रहा है तो हम जो है उसको प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। और मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने म्यूज़िक का अपने करियर का आगाज़ जो है वो 2005 से किया, तो 2005 से पहले मुझे बताएं, क्या आप सीख रहे थे या आपने सीखा है किसी से, या ये बचपन में ही आपके टैलेंट अंदर मौजूद? वो तो हर एक के होता है जिसने परफॉर्म करना होता है ना, या शौक था या कोई आपकी वो कहते हैं ना आइडियलाइज किया हुआ था किसी को आपने, रोल ऑफ इंस्पिरेशन कोई रहा है या कुछ ऐसा था? बेसिकली घर में ना हमारे म्यूज़िक रिकॉर्ड्स बहुत, वाले साहब का बहुत शौक था म्यूज़िक का। हर मतलब फरीदा खानम, इकबाल बानो से लेके ये अपना आलमगीर ख़ास तौर पे। तो मुझे तो ऑब्वियसली एज बचपन में ऑब्वियसली पॉप म्यूज़िक बहुत पसंद थी, जिस तरह ये आलमगीर और ये बाकी कुछ बाहर के बैंड्स जिस तरह द बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स। तो घर में हमेशा एक उस तरह का एक माहौल था, तो मुझे भी बहुत शौक था गाने का ख़ास तौर पे। और एक तख्त सा होता था, उस पर मैं एक इमेजिनरी अपने ख्याली गिटार बजा रहा होता था, तो उन्हें समझ आ गई थी कि ये तो है थोड़ा सा इसमें फनकार है। जैसे वक्त बदलता रहा और थोड़ी सी कुछ थोड़े पैसे आए जेब में, तो एक मैंने भी गिटार ले लिया। अच्छा। कोई 15-16 साल की उम्र में। लेकिन मुझे हमेशा से म्यूज़िक जो थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और ख़ास तौर पे मुझे लिखने का बहुत शौक था। तो मेरी कोशिश है कि अभी मैं कोशिश करता हूँ कि गाने को कंपोज करूँ, उसके बोल भी खुद लिखूँ और उसको गाऊँ भी। तो ये माशाल्लाह एक गिफ्ट है जो वहाँ से चली है, और 2005 तक कुछ शऊर आ गया था इतना कि कुछ लिखने के काबिल हो गया था। तो माशाल्लाह अच्छी जर्नी रही है। हाँ, अच्छी जर्नी रही और लोगों से पजीराई भी आपको काफ़ी मिलती रही। 2012 वाले गाने का मुझे बताइएगा थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में, कि क्या था वो, आपको उसको भी काफ़ी पजीराई हासिल हुई थी और आपने वो कैसे कंपोज किया, क्या उसके सर्कमस्टेंसेस थे, थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। गाने का नाम था आखिरी बार मिलो, और ये एक्चुअली एक टाइटल है मुस्तफ़ा ज़ैदी के एक पोइम का। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब बहुत ज़बरदस्त पोइट थे पाकिस्तान के। तो मुझे वो टाइटल बड़ा अट्रैक्ट किया, तो मैंने सोचा इस पे मैं एक बाईलिंगुअल गाना लिखूं। मतलब है कुछ बंद इसके अंग्रेज़ी में है, कुछ उर्दू में है। अच्छा। तो वो जब रिलीज़ हुआ तो उस पे उसकी वीडियो भी बहुत खूबसूरत बनाई इन्होंने, फिल्मोग्राफी की यासिर जसवाल ने। तो वो वीडियो काफ़ी चला, लोगों को बहुत पसंद आया, और एक तरह से लोगों ने कहा यार तुम एक यही गाना लिखने के लिए पैदा हुए, मजाक में कहते थे। लेकिन वो कुछ फिर ऐसा हुआ कि ऐसा सिलसिला चला कि लक्स टायर अवार्ड भी उसको नॉमिनेट हुआ, और 2015 में आखिर एक बेस्ट म्यूज़िक टैलेंट का मुझे मिला। बड़ा अच्छा था, बिकॉज इस्लामाबाद जैसी जगह में बहुत छोटी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, और लेकिन बंदे की हमेशा कोशिश होती है, ख्वाब तो बड़े होते हैं ना, देखें इस्लामाबाद छोटा है तो लेकिन ख्वाब तो बड़े होते हैं। तो उससे भी बड़ा मुझे हौसला मिला, और मैंने उसके बाद से भी कोशिश की है कि मैं म्यूज़िक और म्यूज़िक वीडियोस जो है बाकायदगी से मैं करता रहता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे क्यों लगता है, या शायद है ही ऐसा, कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने करियर को लेकर चल रहे हैं, म्यूज़िक के हवाले से हो, मॉडलिंग के हवाले से हो, या कोई भी एक्टिंग वगैरह कर रहे हो, कोई किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पाते जब तक वो कराची या लाहौर नहीं जाते। तो ऐसा क्यों है?
इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब है कि इंडस्ट्री पूरी बेसिकली कराची की है। इस तरह एक न्यूयॉर्क है और फिर उसके आगे न्यू जर्सी है, तो बहुत फ़र्क है एक शहर में और एक गांव में। तो मैं तो अभी भी इस्लामाबाद को एक कहते हैं ना बड़ा शहर है, बड़े शहर की बड़ी रंगीनी हाँ, है। और बाकी लेकिन देखिए ना, इसमें एक्चुअली इसके पीछे इकोनॉमिक्स हैं। हर चीज़ जो होती है उसके पीछे एक इंडस्ट्री होती है। तो शो बिज जो है वो शो बिजनेस है, इसके पीछे पैसा ही चलता है। तो सिमिलरली और मीडिया भी अगर आप देखें, क्योंकि मेरा खुद मीडिया से बहुत रह चुका है ताल्लुक़, तो मैंने 5 साल कराची में गुजारे हैं। जो इंसान जो है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो मीडिया का अगर कोई एस्पिरेशनल इंसान है, तो उसे कुछ ना कुछ कराची में एक्सपोजर मेरे ख्याल में तो उसको लेना चाहिए, और अगर हो सके तो कराची में रह ही जाए। अलबत्ता ये कि वो हर किसी के लिए नहीं है। तो एक उस सिलसिले में जो कराची के जो आर्टिस्ट हैं वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बिकॉज वो उस शहर में है। अब इस्लामाबाद में बंदा जाता है टिकट कटा के, अगर वहाँ पे सिर्फ 6 हफ्ते गुजारेगा तो वो बात नहीं रहती, क्योंकि जब उसकी बारी आएगी तो शायद हो सके कि वो उस दिन इस्लामाबाद में ना हो, या अगर कोई मीटिंग में ना हो। तो ये तो बड़े शहर और छोटे शहर की अपनी हैं डायनामिक्स हैं। अच्छा, मुझे म्यूज़िक के हवाले से आप बता रहे थे, तो आपने लिखना जो शुरू किया, तो मतलब लिखने का ख्याल कैसे आया? पोइट्री बस बचपन से बहुत शौक पोइट्री करते पोइट्री बहुत पोइट्री म्यूजिक से अलग पोइट्री होती है, मतलब है। कोई रोल ऑफ इंस्पिरेशन है आपका? उर्दू में तो ऑफ कोर्स फैज़ अहमद फैज़ और मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन और ऑफ कोर्स ये जो अपने साहिल लुधियानवी और कुछ उनकी जो फिल्में कोई गाने थे। अंग्रेज़ी की हमेशा मुझे ज़्यादा बॉब डिलन के गाने, लेनर्ड कोहेन के गाने और जॉन लेनन के गाने, जो जिसको आप पॉप म्यूज़िक कह सकते हैं शायद वहाँ की, और जनरली पोइट्री वहाँ की जो है वो पुरानी शेक्सपियर के ज़माने तक मुझे हमेशा से, बिकॉज मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है। अच्छा। वो उसकी वजह से माशाल्लाह मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने किताबें बहुत पढ़ी। तो व्हाट यू हैव डन, आई मीन सॉरी टू कट यू, आई मीन लाइक उसमें क्या आपने, आपकी स्टडीज़ क्या रही? स्टडीज़ में मैंने वैसे सोशल साइंसेस में अपना मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा अपने ए लेवल्स में भी मैंने और बैचलर्स में भी मैंने लिटरेचर ज़रूर रखा। अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर रखा। तो हालांकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आर्ट्स में मेरी हमेशा लिटरेचर की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। तो मेरी पहली जॉब भी थी एज अ कॉपी राइटर, इंग्लिश कॉपी राइटर इन अ एड एजेंसी। तो जो मेरा काम था वो बेसिकली ये लाल सुर्खियाँ और लिखना था। जिस ज़माने में जी, उस ज़माने में बेनज़ीर की हुकूमत थी, 1990 नहीं, इतना भी नहीं, 1995 की बात है। लेकिन वो हाँ, उस वक्त अच्छा ये टाइम था कि तो एक एक्सप्रेशन, और उसके बाद मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी बना। तो वो सारा इसलिए क्योंकि आप अंग्रेज़ी की लिखाई और बहुत पढ़ाई की है ज़िंदगी में। अच्छा। तो उसकी वजह से तो कुछ ना कुछ तो फिर ये गिटार वगैरह किससे सीखा आपने? और गिटार सब कुछ सेल्फ टॉट है। ये देखें, आपको याद रखें कि ये टाइम था, ये इंटरनेट जैसे ही आने वाला था, तो उस टाइम पे हम जैसे लोग थे बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉट थे। एक पूरी जनरेशन है पाकिस्तान में, और मैं बहुत, मेरे ख्याल में इन लोगों की क्रेडिट है कि इन लोगों ने उस वक्त इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। आजकल के ज़माने में आप चाहे तो मास्टर शेफ़ बन सकते हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अब आपके पास। लेकिन पहले ना मिड 90s लेट 90s में इंटरनेट बहुत शुरू का वक्त था, तो आपने सब कुछ खुद ही करना था। तो इंसान के अंदर खुद ही एक जुगाड़ू नेचर होना चाहिए, जो पाकिस्तान में बहुत है। और मैंने और मेरे जो जितने दोस्त थे उस ज़माने में, हमने खुद ही जो कुछ सीखा है वो खुद ही सीखा है। क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया, बस इतने पैसे थे कि गिटार बजा लें, या स्ट्रिंग्स के पैसे थे, और बड़े बुरे वक्त देखे हैं। लेकिन इसी में माशाल्लाह हमारी एक स्ट्रगल भी रही है। तो अभी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप कर रहे हो म्यूजिक से रिलेटेड? क्या कर रहे हैं अभी, आपकी क्या जी? मैंने लास्ट ईयर मैंने बड़ा अच्छा गाना रहा था, मैंने अली मुस्तफ़ा के साथ रिकॉर्ड किया था, जो प्रोड्यूसर थे, कैसे जाने दूं। और उसका पूरा 3D वीडियो था, पूरा 3D एनिमेटेड वीडियो था। तो वो बड़ा लोगों को पसंद आया उसमें, क्योंकि मुझे जुनैद जमशेद और वाइडल साइंस बहुत पसंद है। मतलब वो एक और चैप्टर है, उसके ऊपर शायद मैं आधा घंटा बात कर सकूं। लेकिन मुझे पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक में बहुत ज़्यादा वाइडल साइंस पसंद था, और वो एक इस्लामाबाद का एक साउंड था खास, जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत धीमी आवाज़ थी, बहुत मज़े के उनके गाने, लिखते भी शुएब मंसूर साहब जैसा राइटर। उर्दू में मेरी बहुत कोशिश होती है, कोशिश तो नहीं, लेकिन वो जनरली मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड हूँ, वाइडल साइंस और सब जो उनके मेंबर्स थे, खासतौर पे रोहेल हयात और ख़ासतौर पे शाही, जो एक मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे रह चुके हैं। अच्छा। दूसरी बात ये कि जो सॉरी हम क्या बात कर रहे थे, वाइडल साइंस की बात कर रहे थे। तो दूसरी चीज़ जो रही वाइडल साइंस के साथ साथ, मेरे ख्याल में एक पूरा एक इस जो कैसे जाने दूँ जो गाना था, उसमें मुझे वो इंडिया के जो हैं ख़ासतौर पे AR रहमान
उसके भी कुछ इन्फ्लुएंस पसंद आए, बिकॉज मुझे ए आर रहमान बहुत पसंद है। तो वो गाना माशाल्लाह लास्ट ईयर बड़ा अच्छा रहा और बड़ा अच्छा लोगों को पसंद भी आया। इस साल मैंने एक अंग्रेजी गाना अभी रिसेंटली रिलीज किया है, माशाल्लाह इट हैज मोर देन 100,000 व्यूज, अच्छा, जिसका नाम है लेटिंग गो। क्योंकि अंग्रेजी में लेटिंग गो तो उसका वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। तो अगर आप शहरयार मिर्जा के नाम से जाएं यूट्यूब पे तो आपको मेरा चैनल मिल सकता है, हो सके सब्सक्राइब भी कर लें। अभी हमें इनसे सुनेंगे भी आप, हाँ, 2-3 हमें लाइन्स तो सुना वो भी हो देंगे, जाएगा, तो वो भी हो ताकि हमारे नाजरीन भी देख लें। यूट्यूब पे तो जाएंगे लेकिन हमारे प्रोग्राम में भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जरूर जरूर जरूर। तो अगर गिटार के साथ हाँ जी, बेहतर है, गिटार के साथ। गिटार के साथ। Snap like a rubber band. The priest says we're more rock than sand. The cosmic clock upstairs don't need a hand. Feel the lightning man. So tomorrow we'll sing to the rings under our child's weary eyes. One more story in a sea of lies. It's a special size that we borrow. Heaven's open wide, the sky pours its heart out. Aakhri baat le lo, aakhri baat le lo, aakhri शाम यूं ढले जैसे बादलों की तय, दरख्तों की शाखों में नहाए। बरसों के दिए एक तेरी याद में आग से खेल कर बुझना पाए। वैसे एक थोड़ा सोचा एक बंद गाना उसका। वेरी नाइस जी, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया आपका, और थैंक यू। ये आखिरी बार मिला था जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये वही था हाँ, जो बस मैंने कहा थोड़ा सा एक दो 2012 बंद गा लूं उसके। हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने Thank गाया। you. अच्छा शेरी, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि एक जैसे कि मैंने जीजा से भी पूछा कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक गिटारिस्ट में, कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, और सिंगर में भी इसी तरह कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, जो कि कहा जाता है कि ये नहीं है कि एक तो डेफिनेटली आवाज़ अच्छी होगी तो ही लोग सुनेंगे, ठीक है, उसमें सुर ताल अगर नहीं भी है तो वो फिर भी होता है, आवाज़ में नेचुरली भी आता है इंसान की। तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, जो बेसिक है वो तो अपनी जगह है, सुर और ताल, खासतौर पे ताल। सुर भी आ ही जाता है एतबार की तरह। लेकिन आई थिंक एक तो सिंगर की सबसे जो मेरे ख्याल में लाइफ की एक मोमेंट होता है, अगर जिस तरह आतिफ असलम है, उसकी इतनी यूनिक आवाज़ है, और बहुत से लोग, मुझे पता है खुद मेरे जानने वाले बहुत से लोग हैं जो उसको थोड़ा सा बुरा भला कहते हैं कि भाई वो थोड़ा, लेकिन उनकी बड़ी यूनिक आवाज़ है। तो नहीं, मुझे तो बड़ी एक्स फैक्टर है, स्क्रैचिंग जो भी है ना, बस एक चीज़ होती है जो एक यादगार रहती है। अब देखिए ना, एक बंदा घराने से आया, अब शफकत अमानत अली खान साहब है, वो एक घराने से आए हैं, तो उनका एक डिफरेंट, उनको आप बहुत से लोगों से आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। अब कोई बंदा आया किसी डिफेंस का कोई बर्गर लड़का है, जिसके पास जेब में 2-3 हज़ार रुपए हैं, वो कहता है मैं गा सकता हूँ, वक्त बता देता है, वक्त जो है ना आपको बता देता है कुछ सालों में कि आप कितने पानी में हो। तो मेरे ख्याल में इंसान कहीं लक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगर के और म्यूजिशियन के और गिटारिस्ट, चाहे आप कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी में लक जो है ना कि सही टाइम पे आपने कोई ऐसा गाना लिख दिया, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप आतिफ असलम है, आपने आदत लिख लिया जो एक सुपर मेगा हिट बन जाता है। और यही चीज़ आप बॉलीवुड में और लॉलीवुड में और हॉलीवुड में देखते हैं कि एक बंदे की, लेकिन उसके पीछे जो उसने मेहनत की होती है इंसान ने, वो तो उसी को पता होती है। तो ये बहुत आजकल जल्दी से लोग आ जाते हैं और ऑफ कोर्स समझते हैं कि एकदम से कोई हिट हो जाएंगे, तो वो भी उसमें एक थोड़ा सा टाइमिंग की बात होती है। आ गया और छा गया वाला तो आ गया और छा गया, अब इतने लोग आ गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन माशाल्लाह आजकल आप देखते हैं ये यंग स्टर्नर्स हैं और ये कितने लड़के हैं, और ये अली सेठी है, और ये खासतौर पे शामून इस्माइल हैं, और ये जो लोग हिप हॉप कर रहे हैं, मूरू, खासतौर पे मूरू जो है, इन लोगों की
बहुत ही यूनिक चीज़ है और वो वक्त के साथ साथ जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ अभी चल रही है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं और अपनी कोई एक उनकी एक शनाख्त है। शायद उनको ये ना कहे कोई उनकी दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा आवाज़ से ज़्यादा आप जो कह रहे हो ना, जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। तो मेरे ख्याल में एक इंसान अपनी आवाज़ से डेफिनेटली उसकी आवाज़ ज़रूरी होती है, उसकी टेक्निक ज़रूरी होती है, लेकिन उसका जो उसने जो गाना लिखा है उस वो कहना क्या चाह रहा है, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दुनिया में आजकल क्योंकि हर जगह आइटम सॉन्ग चल रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा गहराइयों में कम जाते हैं। पहले तो पीटीवी के टाइम था, एक चैनल होता था, हर कोई कहता था बस मेरी ख्वाहिश है। अब ये है कि आप देखें ना, हर कोई सोशल मीडिया पे किसी ने अपना चैनल बनाया है। इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ है कि डेमोक्रेसी आ गई, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ म्यूज़िक हो गई है कि अब आपके पास 2 लाख आपको नहीं चाहिए वीडियो बनाने के लिए। पहले होता था कि जी पैसे नहीं है, वीडियो नहीं बनेगी तो आप हिट नहीं होंगे। माशाल्लाह अब ये है कि कोई बंदा बिना 2-4 चीज़ें सीखेगा, कैमरामैन बन के खुद बैठ के अपनी वीडियो बनाता है माशाल्लाह। तो ये बहुत खुशकिस्मती है कि तो म्यूजिशियन को सबसे इम्पोर्टेंट उसको कुछ कहने को होना चाहिए, उसके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। म्यूज़िक किसके साथ क्लिक करती है, कनेक्ट करती है या नहीं करती। तो म्यूजिक में ज़्यादा क्या पसंद है आपको गिटार के अलावा, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुझे मैंडोलिन बहुत पसंद है। मैंडोलिन मैंने रिसेंटली सीखा है। हारमोनिका मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, गिटार वो तो बहुत मुश्किल नहीं होता? हारमोनिका मुश्किल तो हर चीज़ होती है, लेकिन और मैं इतना कोई अच्छा बजाता भी नहीं हूँ, लेकिन शौक बहुत है। और गिटार में इतना अच्छा बजाता नहीं हूँ, लेकिन ये आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है कि उस पर गाने बन जाते हैं। तो मुझे म्यूज़िक में जनरली सबसे ज़्यादा तो सुनने का मज़ा आता है, और जो थोड़ी बहुत अल्लाह मियाँ ने सलाहियत दी है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ गाने लिख लूँ। और क्योंकि प्रोफेशनली मैंने कभी नहीं किया, तो मैं अपने आप को ज़्यादा पीटता भी नहीं उसके ऊपर कि यार शरी तुम इतने की। फैमिली की सपोर्ट रही है हमेशा? फैमिली की सपोर्ट इसलिए रही क्योंकि मैं हमेशा प्रोफेशनली ये मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मतलब मैंने हमेशा प्रोफेशनली मैं मार्केटिंग का बंदा रहा हूँ। तो फैमिली माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि इसको मैंने प्रोफेशनली नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनली लेता तो कहीं बात बिगड़ भी सकती थी। जब तक एक चीज़ जुनून होती है ना आपकी ज़िंदगी में, तो वो जुनून तक अच्छी रहती है, एक पैशन तक अच्छी रहती है। तो माशाल्लाह मैं इतना खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने म्यूज़िक को एज अ पैशन रखा है, एज अ हॉबी रखी है, और वक्त के साथ साथ मैंने जॉब के साथ इसको अलग रखा है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत नसीब हूँ। अच्छा शेरी, अपने देखने वाले जो यंगस्टर्स हैं या जो भी इस फील्ड में हैं या मेहनत कर रहे हैं, अभी तक अपना नाम नहीं कुछ बना सके, लिखते भी हैं गाते भी हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? पैगाम डेफिनेटली ये है कि डिस्करेज ना हो, आई गेस। इतना डिस्करेज ना हो, क्योंकि मतलब मुल्क के हालात और ये जो दुनिया के हालात और जो हमेशा बुरे से बुरे ही जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपके इतनी लगन है तो स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। मतलब उस दरिया के अंदर आपने कूदना पड़ेगा, कि उस लाइफ का असल मज़ा जो है ना वो स्ट्रगल होती है। जब आप एक जगह पहुंच जाते हो ना, तो आप कहते हैं अच्छा बस यही थी बात, मतलब यही था। मतलब आपने कोई अवार्ड जीतना है, पूरी ज़िंदगी आपने कहा है मैंने, और जब आपके हाथ में वो अवार्ड आता है आप ऑटोमेटिकली अगली स्ट्रगल की तरफ जाते हो। इंसान का जो दिमाग है ना वो बड़ी कमाल चीज़ है, और आपके ख्वाब जो है ना वो कभी मतलब उस पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, समझौता ना करो। तो आप अपने स्ट्रगल को फेस करो, मतलब है, और रेडी हो जाओ कि कुछ बुरे दिन भी होंगे, कुछ अच्छे दिन भी होंगे। तो अगर आपने वाकई कोई चीज़ करनी है और किसी दिन एक अच्छे मशहूरी और ये बड़ी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने वाकई अगर एक आर्टिस्टिक स्टेटमेंट देनी है ज़िंदगी में, तो आपको फिर उसकी कुर्बानी भी अदा करनी होगी। हाँ जी नाजरीन, अपने मैसेज भी सुन लिया। शहरियार मिर्ज़ा के साथ हमें बहुत मज़ा आया प्रोग्राम करके, और जीजा से भी बातें करके हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन जाने से पहले शहरियार, आप हमें एक गाना सुनाएंगे ताकि हम अपना एंडिंग नोट जो है वो इसी पे रखेंगे, और यहाँ पर नाजरीन हम शहरियार से गाना सुनेंगे और थैंक यू भी करेंगे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत का, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम के साथ। अभी हम सुनते हैं शहरियार का म्यूज़िक। क्योंकि मुझे वाइल्ड साइंस बहुत पसंद है, तो मैं बस थोड़ा सा एक गाना गुनगुनाऊंगा वाइल्ड साइंस का। और इसके बाद वाइटल साइंस तो मेरे ख्याल से किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी जान, होते हैं तो हो फासले दरमियां,
मेरा दिल